हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन जांगड़ा और आप देख रहे हैं जर्नी विद जांगड़ा। अगर आप पीएचडी अप्लाई करने का सोच रहे हो या अप्लाई कर रहे हो तो एक बात समझ लो, आपका सीवी डिसाइड करेगा कि आपको पीएचडी मिलेगी या नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जॉब वाला सीवी लेके पीएचडी में घुसने की कोशिश करते हैं, फिर रिजेक्ट होते हैं और लटकेला मुंह लेके वापस आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचडी लेवल का सीवी दिखता कैसा है, और ट्रस्ट मी कंप्लीटली डिफरेंट दिखता है जैसा आप सोचते हैं। क्या उसमें रखना है, क्या फेंक देना है, ताकि आपका प्रोफेसर सिर्फ 10 सेकंड में उसको कंप्लीटली स्क्रीन कर सके और आपके पीएचडी के चांसेस। में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की, जो कि है एम्बर स्टूडेंट्स। अगर आप भी पीएचडी या मास्टर्स अब्रॉड से कर रहे हैं तो सबसे बड़ी हेडेक होती है अकोमोडेशन। सच बोलूँ तो एम्बर स्टूडेंट्स आपकी ये प्रॉब्लम सीधा सोल्व कर देता है। एम्बर पर आपको मिलते हैं वेरीफाइड, सेफ और अफोर्डेबल स्टूडेंट्स रूम, जैसे कि शेयर्ड स्टूडियो, हॉस्टल्स, सब कुछ। कोई फेक लैंडलॉर्ड नहीं, कोई लास्ट मिनट ड्रामा नहीं। बस लोकेशन डालो, ऑप्शंस कंपेयर करो और बुकिंग कर लो, इतना सिंपल। मैं इसलिए आपको रेकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने भी खुद एम्बर की सर्विसेज यूज़ की है। 2023 में मेरा शेफील्ड हैनम यूनिवर्सिटी में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ था, और आपको सिर्फ अपना ऑफ़र लेटर दिखा के मेरे को अपनी अकोमोडेशन मिल गई थी। बट किसी कारणवश मैं वो यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन कर पाया और मुझे कैंसिल वहाँ से अपना अकोमोडेशन करवाना पड़ा। इवन कैंसलेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ था। तो ऑल इन ऑल, अगर आपको अपनी पूरी अकोमोडेशन जर्नी को स्मूथली एग्जीक्यूट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज इट इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड दिस ईयर। अब वापस आते हैं वीडियो पर। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको पीएचडी के सीवी में क्या क्या करना है। क्या क्या करने से इम्पोर्टेंट क्या ज़्यादा है, क्या नहीं करना है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊं, कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोफेसर को ईमेल भेजते हो, ईमेल के नीचे आप अपना सीवी अटैच करते हो। सीवी देख के प्रोफेसर डिसाइड करता है कि आपको पीएचडी के लिए कॉल आगे करना है, आगे बात बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मिथ की, जो मैं बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखता हूँ कि आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। भाई, ये एचआर हायरिंग नहीं हो रही है, किसी कंपनी गूगल माइक्रोसॉफ्ट की हायरिंग नहीं हो रही है। आप एक रिसर्च पोजीशन के लिए अपना सीवी भेज रहे हो, पीएचडी पोजीशन के लिए अपना सीवी भेज रहे हो। यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि आपका सीवी खोल के देख लेगा। आपका सीवी या तो एडमिन स्टाफ खोलेगा, या आपका प्रोफेसर खोलेगा, या फिर हायरिंग पैनल का कोई प्रोफेसर खोलेगा। प्रॉपर वो आपके सीवी पर क्लिक करेगा, पूरा सीवी पढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ओ आपके सीवी में तो एक कीवर्ड मिसिंग है, हटाओ इसे। बिल्कुल नहीं, पूरा आपका सीवी पढ़ा जाता है, एवरी डॉट पॉइंट, एवरी लेटर। फिर डिसाइड होता है कि आपका आगे क्या किया जाए। तो सबसे पहले ये एटीएस वेटीएस का सिस्टम भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी थिंग, अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले बात कर लेते हैं क्या नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने सीवी से सबसे पहले अपना फ़ोटो उखाड़ के फेंक दो। अनलेस आप शाहरुख खान हो या कोई फेमस सेलिब्रिटी हो जिसको पूरी दुनिया जानती है, आप अपना फ़ोटो रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो तो हटा दो। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, आपका क्या स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं। तो फ़ोटो बिल्कुल नो नहीं लगानी है। दूसरी चीज़, अपने सीवी में कभी भी अपना एड्रेस नहीं लिखना है कि मैं XYZ कॉलोनी फलाना फलाना मोहल्ला। भाई, कोई नहीं देखता है, ना ही तुमको किसी ने चिट्ठी भेजनी है। तो अपना सीवी में पहला क्या हो गया, नो पिक्चर्स, ना अपना मोहल्ला नंबर अपने तक रखो, नहीं डालना है बिल्कुल भी। तीसरा है करियर ऑब्जेक्टिव की जो समरी डालते हैं ना कुछ लोग, पहले अपना नाम, फिर अपना वो एड्रेस, फिर एक समरी, वेरी डेडिकेटेड रिसर्चर हु इज़ पैशनेट अबाउट। बहुत गंदे लगते हो, बिल्कुल मत लिखो, ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है। लिखोगे अपना नुकसान करवा के बैठ जाओगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो नहीं लिखनी है वो है अपने स्कूल के ग्रेड्स। भाई, आपने अगर मास्टर्स की है तो सिर्फ अपने मास्टर्स और बैचलर के ग्रेड लिखो। आपने सिर्फ बैचलर्स किया है तो सिर्फ बैचलर्स के।
10th में तुम्हारा कितना परसेंटाइल आया, 12th में तुम्हारा कितना परसेंटाइल आया, किस स्कूल से किया, चाहे तुमने अपने देश के टॉप स्कूल से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ज़ीरो, तो नहीं डालना है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, हॉबीज़। भाई किसी को नहीं पड़ी तुमको सिंगिंग पसंद है या गेमिंग पसंद है, क्या करेंगे तुम्हारी हॉबीज़ का सीवी में देख के? हाँ, इससे क्या वैल्यू ऐड हुई तुम्हारे सीवी में? तो हॉबीज सेक्शन नहीं डालना है, डाला हुआ है अभी काट दो। नेक्स्ट है रैंडम 30 स्किल नहीं लिख देनी है कोई, आई एम गुड इन, आई एम ए क्लीन पर्सन, ऐसे 30 बुलेट पॉइंट लगा के लोग लिख देते हैं 10-15, क्लीन, ट्रस्टफुल, ऑनेस्ट, नहीं निकला है। ये स्किल्स नहीं है जो आपको मेंशन करनी है। कौन सी स्किल्स मेंशन करनी है वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, उसके बाद होता है भाई, किसी सेक्शन को एम्प्टी मत छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा कि रिसर्च एक्सपीरियंस, नीचे डाला एक लाइन का कोई रिसर्च एक्सपीरियंस, वो एम्प्टी ही माना जाएगा। आपके पास नहीं है रिसर्च एक्सपीरियंस तो डालो ही मत। आर्नोल्ड ने एक बात बोली थी कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाते हो और तुम साइड चेस्ट दिखाते हो, अगर नहीं है तो मत दिखाओ, है तो दिखाओ। सेम चीज़, अगर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई मत दिखाओ, नेगेटिव ही पड़ेगा अगर तुम उसको हाईलाइट कर रहे हो तो। ओके, तो ये हुआ हमारा एक पॉइंट क्लियर। उसके बाद है लास्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगा, अपने सीवी को स्ट्रिक्टली 2 पेज का ही रखिए जहाँ तक हो सके। अगर आपका 2 पेज से ज़्यादा बन रहा है, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस डाल दिया है, तो सिर्फ रेलेवेंट एक्सपीरियंस रखो। आप इमेजिन कीजिए किसी प्रोफेसर को 10 सेकंड 7 सेकंड आपका सीवी स्क्रीन करना है, उनके पास ट्रस्ट में दिन के 10 सीवी आते हैं, दिन के 10 हर प्रोफेसर के पास। एंड इमेजिन कि 10 अलग अलग कंट्री से, 20 अलग अलग कंट्री से हर स्टूडेंट ईमेल कर रहा है भाई, तो हर एक का सीवी देखने बैठ गए तो पूरा दिन सीवी देखने में चला जाएगा। उसे वो एक झलक मारते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट लायक है आगे बात चलाने के, नहीं है छोड़ो। तो समझो बात, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एक चीज़ मैटर करती है। अभी बात करते हैं, ये तो हो गए सारे डोंट्स कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। अभी करना क्या है? करना ये है कि आपका सीवी होना चाहिए बिल्कुल सिंपल। बाय सिंपल आई मीन भाई बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, सफ़ेद कागज़ पे काली स्याही से लिखा हो, इतना सिंपल। ठीक है, कहीं से कोई फैंसी भड़काऊ कलर उठ के आ रहे हैं, कहीं से कोई ऐसा कोई आइकॉन आ रहा है, कोई टेम्पलेट ऐसा आ रहा है ना। सफ़ेद कागज़ पे काला अक्षर बहुत है, मोर देन इनफ। आप बहुत सिंप्लिसिटी आपको आगे लेके जाएगी। ओवरडू करोगे एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज होएगा, याद रखना। ठीक है, चलो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे सीवी की तरफ, जिसकी हेल्प से मेरे को पीएचडी मिली थी। क्योंकि आपको पता, आपका भाई सिर्फ बताता नहीं सिखाता भी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। ओके, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप आ गए हैं मेरे सीवी पर। ये मेरा सीवी 2022-23 के आसपास का, जब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल ही हुए हैं। बट बेसिकली सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, अपना नाम लिखना है। अगेन कोई फ़ोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना प्योर नाम लिखिए इधर। उसके बाद अपना ईमेल, मेरा ईमेल है sachinjangda@librism.com। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सर्विस चाहिए, सीवी बनाना है, एसओपी, रिसर्च प्रपोजल, ईमेल्स, आपको पीएचडी में पूरी हेल्प चाहिए, तो आप जा सकते हैं librism.com पे। मेरी ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर। फिर आप अपना डालिए फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एजुकेशन एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस टॉप पे रखना है तो आप रिसर्च एक्सपीरियंस रख सकते हैं, अगर आपको एजुकेशन टॉप पे रखना है तो आप एजुकेशन रख सकते हैं। इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी है आप लोगों की, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रखा था एजुकेशन, बट आज मुझसे पूछो तो शायद मैं रिसर्च प्रपोजल रखता, आई डोंट नो। बट फिलहाल एजुकेशन की बात करते हैं। जैसा मैंने बोला, सिर्फ अपनी मास्टर्स बताइए और सिर्फ अपनी बैचलर्स डिग्री बताइए। सिर्फ ये नहीं लिख देना है कि भाई एमएससी इन फिज़िक्स, करेक्ट पैटर्न है एमएससी इन फिज़िक्स
कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने, कहाँ वो यूनिवर्सिटी है, ग्रेजुएट कब हुए हो, बिल्कुल राइट हैंड साइड में, उसके बाद कितना जीपीए बना आपका, करेक्ट है, अंडरस्टूड, सिंपल। फिर सेम आप कीजिए अपनी लोअर डिग्री जो मास्टर्स से है, बैचलर्स किया तो बैचलर्स। उसके बाद मई 2019 में मैंने पूरी की थी फर्स्ट डिवीज़न। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, मैंने ऊपर तो जीपीए लिखी, नीचे फर्स्ट डिवीज़न क्यों लिखा, ठीक है। जैसे डिवीज़न होता है ना, आपको 60% तक मार्क आया तो आप फर्स्ट डिवीज़न में, 50% नंबर आया तो आप सेकंड में, 50 से कम आया तो आप थर्ड डिवीज़न। तो देखो बाहर का क्या होता है, आपको ये दिखाना है कि आप बेस्ट में हो, आप एक बेस्ट कैंडिडेट हो, नहीं भी हो तो भी दिखाओ, ठीक है। हाँ, तो मेरे बैचलर्स में आए थे भाई 68% नंबर, सही बात है। अभी 68% मार्क्स में लिखता तो किसी को क्या जाता है यहाँ से कि भाई ये तो काफ़ी मीडियोकर स्टूडेंट है, 68% ही नंबर आया। लेकिन अगर आप फर्स्ट डिवीज़न लिखते हो, जो कि सच है, ट्रू है कि फर्स्ट डिवीज़न है, तो उससे क्या जाता है कि आप वो फर्स्ट वर्ड एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आप टॉप स्टूडेंट्स में हो। तो साइकोलॉजिकल है सब कुछ, फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर लिखा, ये छोटी छोटी बातें ही डिफरेंस क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, सबसे पहले लिखिए कि आप किस पोजीशन पे थे, किसके साथ थे, यूनिवर्सिटी कौन सी थी और प्रोजेक्ट पे क्या किया। जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट विद डॉक्टर जसवीर दलाल, उसके बाद कौन सा यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट एंड क्या स्टडी कर रहे थे, टाइटल क्या है। नेक्स्ट जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नीचे मैंने अपना रिसर्च एक्सपीरियंस बताया, आप ये बताइए आप उस स्टडी में आपने किया क्या, लिख के मत छोड़ दीजिए कि ये मेरा टाइटल था भाई, किया क्या। जैसे मैंने लिखा सिंथेसाइज्ड बोरेट ग्लास, ये टेक्निक यूज़ करके, फिर मैंने ये टेक्निक यूज़ करके उसमें जो है उसकी कैरेक्टराइजेशन की, इन्वेस्टिगेट किया, और साइड में लिखिए कि कब आपका प्रोजेक्ट वो फिनिश होगा, कब से कब तक है। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट है विद डॉक्टर निशा दियोपा, ये बेसिकली क्या है, तो मेरी जो मास्टर्स थी वो मास्टर्स बाय पब्लिकेशन या बाय थीसिस थी। आप एमएससी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कर लीजिए एमएससी प्रैक्टिकल से, उसमें क्या होता है 2 साल की आपकी एमएससी होती है, हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, वो वायर जोड़ के कहीं डिपेंड्स आप किस फील्ड में कर रहे हैं। एक होती है एमएससी बाय थीसिस, याद रखना पीएचडी के लिए एमएससी बाय थीसिस में एडमिशन लेना है, नहीं लिया तो भाई स्विच कर लो। उसमें क्या होता है, आपका सेकेंड ईयर में आपको रिसर्च करनी होती है किसी प्रोजेक्ट पे, रिसर्च करने के बाद आप अपने थीसिस सबमिट करते हो, जिससे प्रूफ होता है कि आपने 1 साल काम किया है, ये आपका रिसर्च एक्सपीरियंस में काउंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मेरे जो थीसिस थे वो ये था, हालांकि मेरा थीसिस एक रिव्यू पेपर था बट स्टिल थीसिस में काउंट होता है। नेक्स्ट मैंने डाला है टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई पढ़ाया भी है पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल डालिए, इससे प्रूव होता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पीएचडी के साथ साथ पढ़ाना भी पड़ता है। तो अगर आप एक अपना टीचिंग एक्सपीरियंस भी डालेंगे तो उससे ये पता चलता है कि ये बच्चा लायक है, ठीक है, पीएचडी के साथ पढ़ा सकता है, तो आप वैसे ही एक पसंद बन जाते हो प्रोफेसर की। नेक्स्ट है फेलोशिप्स एंड ग्रांट्स, रियली इंपॉर्टेंट, फेलोशिप एंड ग्रांट। आपको ज़िंदगी में बोल रहा हूँ मैं, ज़िंदगी में कोई भी स्कॉलरशिप मिली है डाल दो, चाहे तुमको 1 रुपया मिला है ना साल का, डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने डाला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 2100 रुपये मिले साल के 3 साल तक। ये कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप होती है, हर बच्चे को मिलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या मैटर करता है, आप क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो वो मैटर करता है। आप ये नहीं बोल रहे कि मेरे को तो $2100 मिले हैं, सॉरी 2100 रुपये मिले हैं, क्या होता है 2100, कुछ भी नहीं। आप यहाँ ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो कि 3 साल तक मिले हैं। आपकी पीएचडी भी लगभग उतने टाइम की ही होगी, अगर कम की नहीं है तो 3 साल मिनिमम होंगे आपके पीएचडी के। और इससे क्या शो होता है कि स्टूडेंट को 3 साल तक पहले किसी प्रकार की स्कॉलरशिप मिली है और इसको दोबारा स्कॉलरशिप देना बनता है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर, आपको कुछ भी अवार्ड मिला है, आपने कुछ काम किया है, ज़रूर मेंशन करें, आपको अपस्किल करता है। तो जैसे मैंने किया सर्टिफिकेट ऑफ विजिलेंस एंड ये वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो मैंने एक स्टेट लेवल साइंस एक्सपो में भी 2nd पोजीशन आया था, वो भी डाला है,
ड्यूरिंग मेरी एमएससी, और मेरे को मेरे लोकल सिटी का जो एक सोशल वर्कर की तौर पे एक सम्मान पत्र मिला था, मैंने वो भी डाला है। अब डालना कैसे है ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं अगर लिख दूं कि मेरे को मानव सेवा सम्मान पत्र मिला है जीन सेवा समिति की से 2020 में, सामने वाले प्रोफेसर को क्या पता भाई तुम कौन जीन सेवा समिति क्या है। हमेशा डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखना है कि आपको किस काम के लिए वो अवार्ड मिला है, ठीक है। जैसे अवॉर्डेड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क एज ए सोशल वर्कर, तो इससे क्या कन्वे होता है, आपको सोशल वर्क किया आपने, आपका अवार्ड मिला। अगर नहीं लिखोगे वेस्ट है ये सेक्शन, सिर्फ अवार्ड का नाम लिख दिया, डेट लिख दी, किसने दिया, ख़त्म। अगर ऐसा कर दोगे तो ये पूरा लॉजिक ही चला गया। आपको लिखना है कि क्यों मिला है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर के प्रोफेसर्स आपको नहीं जानते, आपके देश के बारे में नहीं जानते। साइंटिफिक इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स रियली इंपॉर्टेंट। आपने जितने भी वर्कशॉप इवेंट्स अटेंड किए सारे लिख दो। अभी 50 किए तो 50 मत लिख देना, बट एटलीस्ट 5-6 लिखो जो टॉप के, ओके। एंड आप ज़रूर अटेंड करें, ये सेक्शन बनाएं अपने सीवी में। क्यों? क्योंकि आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना थोड़ी ज़रूरत है। इनमें से मैं कितने में फिजिकल प्रेजेंट था, एक में सिर्फ, वो एक था जो ये रिसेंट ट्रेंड्स इन मटेरियल्स हैं, मैं सिर्फ इसमें फिजिकली प्रेजेंट था, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में था। बाकी सब मैंने ऑनलाइन की। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। याद रखना, जो अपने सीवी में लिखोगे एक वर्ड, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। विदाउट प्रूफ लिखा है, कल को सिलेक्ट हो गए, कल को अगर सिलेक्ट हो गए एंड पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो गया, ऑफर लेटर आ गया, वीज़ा की जब फाइल लगाओगे ना तब तगड़े फंसोगे। या बोल रहा हूँ मैं, सीवी में झूठ मत लिखना भूल के भी। कब लिखना वो मैं बताता हूँ। अभी ये बात बोलना कि आप तो झूठे हो, भाई ऐसा कहा होता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। झूठ वही होता है जो आप प्रूव नहीं कर सकते। तो मैं बोलता हूँ कि बताता हूँ कि आपको झूठ कहाँ पे बोलना है और कैसे कवर करना है। खैर आते हैं, नेक्स्ट है वॉलंटियर वर्क एंड एकेडमिक सर्विस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोलता हूँ आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है आपका वॉलंटियर वर्क। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। मेरे को लिटरली प्रोफेसर्स ने बोला है कि उन्होंने अपनी उंगलियां जलवा ली हैं ऐसे स्टूडेंट्स को पीएचडी में लेके जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन बाकी कहीं जगह अच्छे नहीं थे। एंड वैसे पीएचडी स्टूडेंट्स किसी को नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी, बुक वॉर्म्स किसी प्रोफेसर को नहीं चाहिए, किताबी कीड़े तो पसंद ही नहीं है उनको। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग वॉलंटियर वर्क करें। आपने लैब से, पढ़ाई से हटके क्या किया वो मैटर करता है। एंड वॉलंटियर वर्क भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बाहर जाके कुछ कर दिया, ये छोटा मोटा झाड़ू मार दी, कहीं कुछ कर दिया। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वर्क होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास बाकायदा प्रूव करने के लिए होए। तो जैसे मैं, अब आप छोटे से छोटा चीज़ आपको निचोड़ के निकालना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके डिपार्टमेंट में कोई वर्कशॉप हो रही है, आपको काम दे दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन में हेल्प करनी है, कैटरिंग में हेल्प करनी है, जो भी है निकाल लो वहाँ से, ठीक है, कि भाई मैंने ये वॉलंटियर वर्क किया। भले ही आपको धक्के से वहाँ पर डाल दिया हो, शो इट एज अ वॉलंटियर वर्क, कौन आ रहा है पूछने, ओके। नेक्स्ट है नेशनल सर्विस स्कीम। भाई एनएसएस, मैं बोलता हूँ इंडिया देश की अगर बात करें, लगभग हर बच्चा लेता ही है एक बार। एनसीसी तो चलो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, 11वीं 12वीं क्लास में एनएसएस सबने किया होता है। नेशनल सर्विस स्कीम 2 साल का, कई कॉलेज में भी करते हैं, डालो। नहीं ले लिया है तो एनरोल कर दो, ठीक है, सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा बस, और क्या चाहिए तुम लोगों को। लास्ट है स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी पब्लिकेशंस। अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो डालो, वरना ये सेक्शन छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। याद रखना, पब्लिकेशन अगर है तो ऑलमोस्ट 60-70% कैंडिडेट से तुम ऑटोमेटिक ऊपर हो जाओगे। एक भी अगर पब्लिकेशन है, चाहे दुनिया के सबसे ख़राब रिसर्च पेपर में होए, एक भी अगर पब्लिकेशन है, आपकी पीएचडी लगभग 70-80% सॉर्टेड हो गई है, एडमिशन। बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। उसके बाद एंड एक और चीज़ आपको इसमें मैं बताता हूँ, अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है
लेकिन आप सिर्फ लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि भाई XYZ मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखो टाइटल ब्रैकेट मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्टिंग, कि भाई मैं मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। सबमिट कर दिया तो लिख दो सबमिटेड इन XYZ जर्नल। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंट हो चुकी हो, अनप्रिंटेड भी डाल सकते हो, आपको बस दिखाना है कैसे कि मैं काम कर रहा हूँ। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट है स्किल्स। भाई बहुत, ये मैं स्किल्स की जो आप वीडियो के शुरुआत में बात किया था कि भाई 30 स्किल्स मत लिख दो, रेलेवेंट रिसर्च स्किल्स लिखनी है आपने सिर्फ। जैसे भाई ओरिजिन ग्राफिक्स एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर आपका आता है। एक बात याद रखना, इस सेक्शन में जो चीज़ लिखोगे ना, इंटरव्यू में वही पूछी जाएंगी। इंटरव्यू में कुछ नहीं है, जो आप CV में लिखते हो सारा वही पकड़ा जाता है आपका। उसके अलावा लोगों को आपको बारे में क्या पता है, CV में जो बताते हो वही पता है। अगर CV में कुछ फेंक दिया, ऐसा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, इंटरव्यू में बुरे फंसोगे, बोल रहा हूँ। अभी बोलता हूँ मैं, नेक्स्ट मैंने ये सारी स्किल्स लिखी हैं। अभी रियलिटी बताता हूँ, मैंने इनमें से सिर्फ एक स्किल की है, वो है हैंड्स ऑन ओरिजिन ग्राफिक एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर, और मेरे को प्रोग्रामिंग इन जावा आती है बस। सॉरी, 2 चीज़ें। इसके अलावा जो मैंने लिखा है XRD, UV विजिबल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने ये मशीनें देखी तक नहीं है। मैं आज भी PhD में 2 साल या जितना भी टाइम हो गया, मैंने आज तक XRD नहीं किया। लेकिन सिर्फ ये लिखने की वजह से स्किल्स में कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन XRD, इसकी वजह से मेरे को जर्मनी से ऑफर आ गया था। मैं बताता हूँ। तो हालांकि मैंने झूठ बोला कि मैंने XRD की है, और सिर्फ ये नहीं लिखना कि XRD की है, किस इंस्ट्रूमेंट से की है वो याद होना चाहिए। रिगाकू मिनीफ्लेक्स 600 कि आपने XRD की है या कोई टेक्निक की है, आपको यह अगर झूठ लिखा है तो तैयारी कर लो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, वो मशीन कैसे चलती है, वो टेक्निक क्या होती है, सारा सीख लो, रट लो पूरा। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन पूछा था, मैंने CV में लिख रखा है मेरे में कि मैंने XRD की है। मेरे को पूछा इंटरव्यू में कि भाई कौन सी मशीन यूज़ की थी, मॉडल नंबर क्या था, मैं याद करके गया हुआ था, हालांकि मैंने वो मशीन आज तक नहीं देखी। मेरे को इंटरव्यू ने बोला बहुत मस्त मशीन है लेकिन हाई बजट की है, होपफुली हम किसी दिन खरीद पाए ये मशीन। मैंने कहा हाँ, इतनी भी महंगी नहीं है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, आप इससे बेटर खरीद लोगे। इम्प्रॉम्प्टू अपना यही है। कैसे प्रूव करते हो कि आप कोई चीज़ सच है या झूठ है? जिस चीज़ का एविडेंस नहीं है वो झूठ है, जिस चीज़ का एविडेंस है वो सच है, सिंपल एज दैट। तो अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आपने किया है तो भाई उतना ही लिखो। डजंट मीन कि भाई पूरा CV झूठ से भर दो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, अपने हाथ खड़े हैं। लास्ट है रेफरेंसेस। भाई 3 रेफरेंसेस ज़रूर डालो। रेफरेंस डालने से पहले प्रोफेसर को बोल दो कि सर आपका रेफरेंस डाल रहा हूँ, शायद आपको ईमेल आए। ठीक है, रेफरेंस पे एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। तो ये ज़रूरी है कि आप बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नेक्स्ट अपडेट पता चल जाए और आप कुछ भी मिस ना करें। तो रेफरेंस कैसे लिखनी है? बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, नाम, पोजीशन क्या है प्रोफेसर की, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, उनका ईमेल, फ़ोन नंबर, और आपसे कैसे रिलेटेड है, आप कैसे जानते हो। भाई प्रोजेक्ट गाइड है आपके डीन है, आपके चेयरपर्सन है, हमेशा उसका देना जिससे तुम्हारे भाई लिंक है, उसने तुमको पढ़ाया हो, उसने तुमको कुछ किया हो। याद रखना, जिस गलत प्रोफेसर का दे दिया ना, बुरे फंसोगे। फॉर एग्जांपल, मेरा मतलब क्या है इस बात से, किसी प्रोफेसर से तुम्हारी नहीं बनती, तूने उनका दे दिया यहाँ पे रेफरेंस, उनको ईमेल जाएगी, उन्होंने रेफरेंस क्लियर नहीं किया, ठीक है, या फिर रेफरेंस में तुम्हारे बारे में कुछ गलत लिख दिया, क्या कर लोगे तुम? रिजेक्टेड, कोई भी नहीं लेगा। याद रखना, PhD रेफरेंस में हमेशा उन लोगों के रेफरेंस डालना भाई जिन पे भरोसा करते हो, और एडवांस में बोल देना कि भाई अप्लाई कर रहा हूँ सर या प्रोफेसर, आपका नाम डालूँ या नहीं डालूँ। डाल दोगे तो XYZ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि भाई मेरा टाइम से क्लियर कर देना। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ भगवान की दया से कि मेरे प्रोफेसर्स मेरे को तो डायरेक्टली बोल देते थे भाई देख ले अपनी तरफ से लिख दे जो तेरे को देना है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बोलूँगा इसमें क्या करना, आपको क्या लिखना है, बट फिलहाल यहाँ के लिए रेफरेंस में अपना ढंग के प्रोफेसर्स तो देख रहे हो कितना सिंपल CV है, सफ़ेद कागज़ के ऊपर काले अक्षरों में लिखा हुआ है, कोई भड़कीले रंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कितना सिंपल है। सिंपल रखोगे, प्रोफेसर की भी लाइफ सिंपल रहेगी, आपकी भी लाइफ सिंपल रहेगी। सिंपलिसिटी सबको अच्छी लगती है। तो उम्मीद है आपको इससे वैल्यू मिली होगी। अगर आपको मेरी ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हूँ librism.com पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एम्बर स्टूडेंट का, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। अंटिल देन,
गुड बाय, थैंक यू।